हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था डिविजिबिलिटी रूल। हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। हमने उसके बहुत सारे सेगमेंट देखे थे और हमारा एक लास्ट सेगमेंट बचा था जिसमें हम देख रहे थे कि कोई संख्या है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं XYZ। तो इस फॉर्मेट में अगर कोई संख्या लिखी होती है तो वो किस किस से डिविजिबल होती है? वो डिविजिबल होती है 3 से, 7 से, 11 से और 13 से। ठीक है, इन सब से वो संख्या डिविजिबल होगी। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अभी हम इसके आगे जो देखने वाले थे वो था कि मान लो कि कोई संख्या है, उसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए ऐसे। ठीक है, इस फॉर्मेट में मान लो कोई संख्या लिखी हुई है, मतलब कि मान लो कि कोई भी नंबर है, जैसे 2 मान लो। अभी इस 2 को हमने 6 टाइम रिपीट किया है। ठीक है, तो एक 2 हो गया। ये कोई नंबर हो गया जिसको हमने, कोई भी नंबर है उसको 6 टाइम रिपीट किया है। तो ये जो नंबर है ये भी 3 से, 7 से, 11 से और 13 से, इन चारों से ये डेफिनेटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मैंने 6 टाइम 2 लिखा था, इसकी जगह पर हम 6 टाइम 5 भी लिख सकते हैं। अब बोलेंगे कि सर ये संख्या है, ये तो 2 से भी डिविजिबल है। बट ये तो चलो ठीक है, यहाँ पर कि लास्ट का डिजिट 2 था, वो इवन नंबर था, इसके कारण से ये 2 से डिविजिबल हो गई। बट कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार यहाँ पर लास्ट का जो डिजिट है वो इवन नंबर ही आएगा। हम ये भी तो ले सकते हैं ना कि 6 टाइम 5 को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो 5 है वो एक ऑड नंबर है, इसलिए ये संख्या तो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब कि जो 2 से डिविजिबल होने की जो कंडीशन है वो सारी की सारी केसेस में अप्लाई नहीं होगी। सिर्फ कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें मान लो कि लास्ट का जो नंबर होगा वो अगर इवन नंबर होगा तभी वो संख्या है वो 2 से डिविजिबल होगी। बट हमेशा लास्ट का नंबर है वो इवन नंबर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए 2 से वो संख्या है वो डिवाइड होगी या नहीं होगी ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। बट जो 3 है, 7 है, 11 है और 13 है, ये जो 4 नंबर हैं इनसे ये संख्या हमेशा डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि मान लो मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। 3 को मैंने 6 बार लिखा है। ठीक है, 3 को मैंने 6 बार लिखा है। तो सबसे पहले हम अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 3 में था कि भाई जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लो। तो हम यहाँ पर 6 टाइम 3 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा। टोटल कितना है? 18। 18 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो फिर ये पूरी की पूरी संख्या होगी वो भी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 18 में 3 का 6 बार पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसका मतलब कि इस संख्या में भी 3 का भाग जा रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने 7 का, 11 का और 13 का एक रूल पढ़ा था। वो क्या रूल था कि जो भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर अपने पास में नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अपने पास में नंबर दिया हुआ है कि 6 टाइम 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम लास्ट डिजिट से स्टार्ट होके 3-3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर्स हैं वो 6 टोटल डिजिट है वो 6 डिजिट्स हैं। तो हम यहाँ पर 3-3 के पेयर बना लेंगे। तो पहला पेयर क्या बन जाएगा? 333 बन जाएगा और दूसरा पेयर भी 333 बन जाएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो हमने 333 और 333 इनका अगर डिफरेंस देखेंगे तो 0 आएगा। अगर ये इनका जो डिफरेंस है वो अगर 7, 11 या 13 इनमें से किसी से भी डिविजिबल, अगर 7 से डिविजिबल होता तो ये पूरी की पूरी संख्या वो 7 से डिवाइड होती। अगर ये 11 से डिविजिबल होता तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल होती।
और अगर ये 13 से डिविजिबल होता तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 13 से डिविजिबल होती। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आया है, जो कि 7, 11, 13 सबसे डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या होगी वो भी 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगी। इसके अलावा मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल कैसे होगी, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो ऐसे अगर फॉर्मेट में कि कोई संख्या है वो 6 बार सेम जो डिजिट है वो रिपीट हो रखा है 6 बार, तो वो पूरी की पूरी संख्या होगी वो हमेशा 3, 7, 11 और 13, ये जो 4 नंबर हैं इन सब से हमेशा डिविजिबल होगी। ठीक है, हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि मैं ऐसे बोल दूं कि यदि 9 को 1224 बार लिखा जाता है, तो इसे 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि अगर 9 को हम 1224 बार लिखते हैं ऐसे कंटिन्यूसली, तो उसमें हम 13 से अगर भाग देंगे तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। तो मैं ऐसे 9 को कितनी बार लिखना है अपने को, 1224 बार। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर है उसको सेम डिजिट है उसी को अपन अगर 6 बार रिपीट कर रहे हैं तो वो संख्या है वो 3, 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ऐसे जो स्टार्टिंग के जो 6, 9 होंगे, ये पूरी की पूरी जो नंबर हो जाएगी ये 13 से डिविजिबल होगी। फिर इसके अगले जो 6, 9 होंगे ये भी 13 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो 6 के पेयर बनते जा रहे हैं यहाँ पर 9 के, ये सारे के सारे 13 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि टोटल जो 1224 जो 9 लिखे हुए हैं उनमें से हमें 6 9 के पेयर बनाने हैं। तो ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं और उसके बाद में जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, हम वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये संख्या है कितना, 1224, इसमें से हम एक पेयर बना रहे हैं वो 6 का बना रहे हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें भाग दे लेते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि कितने पेयर्स बनेंगे और पेयर्स टोटल बनने के बाद में कितने अपने पास में 6 हैं वो साइड में बचे रह जाएंगे। ठीक है, तो हम अगर इसमें भाग देंगे तो 6 का 12 में 2 बार भाग जाएगा, फिर यहाँ पर 0, फिर 4, 204 बार है वो 6 का पूरा भाग जा रहा है 1224 में। इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। अब देखो 1224 बार अगर हमारे पास में नंबर लिखा हुआ है क्या, 9 लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें से 6 9 के पेयर बन रहे थे, उन सब में 13 का भाग जा रहा था। ऐसे अपने पास में टोटल पेयर्स कितने बन रहे हैं, 204, हर पेयर में 13 का पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो 204 पूरे के पूरे पेयर जब लिख जाएंगे तब ये 1224 जो 9 थे ये पूरे के पूरे यूज हो चुके होंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा में कोई भी 9 नहीं बचेगा। इसका मतलब कि जो लास्ट वाला जो 9 होगा वहाँ तक 204 पेयर बन रहे होंगे और सारों में 13 का पूरा भाग चला जाएगा। तो अगर पूरे में अगर 13 का भाग चला जाएगा तो यहाँ से इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में मैं 1224 की जगह अगर कोई दूसरा नंबर ले लेता, मैंने यहाँ पर 1224 की जगह
1025 ले लिया मान लो, तो फिर से हम इसी सेम क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो 1025 है, हमें फिर से क्या करना है, 9 के 6 बार जो 9 लिखे हुए हैं उनके पेयर्स बनाने हैं और उनको चेक करना है, ठीक है। तो ऐसे टोटल अपने पास में 9 कितने, 1025, इससे अपने को कितने 9 के पेयर बनाने, 6 9 के पेयर बनाने, तो अपने को भाग किससे देना पड़ेगा, 6 से, ठीक है। तो 6 से यहाँ पर भाग देते हैं। तो सबसे पहले 10 में भाग जाएगा एक बार, 4 रिमाइंडर बच जाएगा 2 यहाँ से, तो 6 संते 42, 5 में भाग नहीं जाएगा तो 170, और इसके बाद में अपने पास में रिमाइंडर यहाँ से कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 170 बार तो 6 9 के पेयर बन गए थे अपने पास में, जिनमें 13 का कंप्लीटली भाग जा रहा था, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा 5 जो 6 हैं, 5 जो 9 हैं, वो एक्स्ट्रा में बच गए थे अपने पास में, जिनका अपने को अभी लास्ट में चेक करना है। वो अपने को क्यों चेक करना है, क्योंकि टोटल जो 9 होने कितनी चाहिए थी, 6, बट यहाँ पर हो कितने रहे हैं, सिर्फ 5, तो ये पूरा 6 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका हमें पता नहीं है कि इसमें पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसको हमें अगर कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बच रहा था अपने पास में, 5 टाइम 9, ठीक है। इसमें 13 का भाग देंगे, तो सबसे पहले 13 सत्ते 91, बचे कितने, 8, आगे से 9 लिया, 13 छिके 78, 11, फिर लास्ट में 9, तो 13 नमा के 117, रिमाइंडर कितना बच गया अपने पास में, 2, ठीक है। तो इसमें अगर 13 का भाग देंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1025 बार हमने 9 को लिखा था, उसमें से जो शुरुआत के 1020 9 थे, उनसे तो अपने पास में 6 के 170 पेयर बन गए थे। तो उन सब में हम 13 का भाग देते जाएंगे, तो वो सारे के सारे कटते जाएंगे, और उस जो 1020 जो 9 लिखे हुए थे वहाँ तक तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। बट लास्ट वाले 5 का हमारे पास में पेयर नहीं बना था, तो फिर हम उसमें भाग देकर देखेंगे। तो हमने यहाँ पर भाग दिया, तो फिर उससे रिमाइंडर आया अपने पास में 2। तो इस ये जो क्वेश्चन था, इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आकर अपना डिविजिबिलिटी वाला जो पूरे के पूरे रूल्स थे वो ख़त्म होते हैं। अब हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। देखो भाई, कोई भी मान लो नंबर लिखी हुई है 2 3 5 2 4 2 7, इसमें यूनिट डिजिट कौन सी होती है, तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, और जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, हिंदी में इसको बोलते हैं इकाइकांक। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में हमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जिसमें कुछ में ऐसा कोई बड़ा सा नंबर दिया होगा, उसकी पावर्स वगैरह लगाई होंगी। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें ऐसे कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, और हमें लास्ट में पूछा होगा कि इनकी यूनिट डिजिट क्या आती है। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उनसे एक बार रूबरू करवाता हूँ। तो जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन दिया है 432 की पावर 256 इंटू 536 की पावर 125। अब हमें पूछा होता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर एक क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे मान लो कोई नंबर दिया हुआ है 43 इंटू 45 इंटू 59 इंटू 67 इंटू 74 इंटू 39,
ऐसे कुछ ना कुछ नंबर दिया हुआ होता है और हमें इसमें पूछा होता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, और भी कुछ टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो हम आगे देख लेंगे। पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसका लास्ट डिजिट 1 होता है उसके लिए क्या हम जो नियम बनते हैं। ठीक है, तो मान लो कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, हाँ, A B C D E, और इसका लास्ट जो डिजिट है वो है 1। ठीक है, देखो भाई 1 की हम कितनी भी पावर कर लें, हमेशा इसका यूनिट डिजिट 1 ही रहना है। इसके आगे भले ही चाहे कुछ भी आ जाए यहाँ पर, बट जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है इसकी, वो हमेशा 1 ही रहनी है इसकी। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेकर बताऊं तो देखो 1 की पावर कितनी भी कर लो, 1 की पावर 3 करेंगे अपन, 1 आएगा। 11 की पावर 2 करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 121, जिसमें यूनिट डिजिट कितना है 1 है। ठीक है, फिर मान लो कि 11 की पावर अपन 3 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1331 आती है। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम ऐसा कोई भी नंबर ले ले जिसका लास्ट डिजिट है वो 1 है, यानी उसका यूनिट डिजिट 1 है, उसकी अपन कितनी भी पावर करें तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। तो अगर ऐसा कोई भी नंबर लिखा हो जिसका यूनिट डिजिट 1 है और उसकी हमें पावर करके ऐसे पूछा हो कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो हमेशा 1 आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 2 का रूल। तो 2 का देखो, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 की क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, फिर 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। ये मैंने 2 की पावर 8 तक मैं गया हूँ, इसके आगे अपन 2 की पावर 9 10 11 12 जितने तक भी जा सकते हैं। अभी देखो 2 की पावर जब 1 लिखी हुई है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 की पावर जब 2 लिखी हुई है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4। 2 की पावर 3 लिखी हुई है तो उसका यूनिट डिजिट आ रहा है 8। फिर 2 की पावर 4 में 16, मतलब 16 का 6 आ रहा है यूनिट डिजिट। वैसे हम वापस अगर 2 की पावर 5 पर जाते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 2 आ गया। फिर अगर 2 की पावर 6 पर गए तो 4, फिर 8, फिर 6। ऐसे ही अगर हम वापस 2 की पावर 9 पर जाएंगे तो 2 की पावर 9 की वैल्यू होती है 512। फिर से अपने पास में यूनिट डिजिट कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि देखो हर 4th वाली पावर के बाद में जो भी पावर आएगी उसमें वापस वही की वही जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं। देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, वापस 2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि हर 4 पावर के बाद में वही की वही यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं। तो मान लो कि मुझे ऐसे पूछा हो कि 2 की पावर 513 है, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। अब देखो हर 4 4 के पेयर के बाद में वापस वही के वही यूनिट डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे थे। तो मैं काम करता हूँ कि मैं ऐसे देख लेता हूँ कि 513 में 4 4 के कितने पेयर बनते हैं। ठीक है, तो जो 513 है उसमें हम 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा 128 बार जाएगा, और फिर अपने पास में रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा। ठीक है, 128 मतलब 512 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है और 1 अपने पास में एक्स्ट्रा में है तो उसको अपन साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई 128 हैं, 4 4 के 128 पेयर बन गए थे अपने पास में। ठीक है, तो मैंने अभी बोला कि भाई हर 4 4 के पेयर के बाद में सेम टू सेम वही यूनिट डिजिट हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो मान लो कि ऐसे अगर मैं लिखता कि 2 की पावर 5 होती, उसमें हम 5 में भाग देते किसका 4 का, तो रिमाइंडर कितना आता 1 आता अपने पास में।
तो मैं क्या करता कि 2 की पावर 4 तक तो 6 आ रहा था, फिर वापस वही जो पावर 1 थी उसी का यूनिट डिजिट वापस यहाँ पर रिपीट हो गया। तो मैं एक काम करूँगा कि जो भी पावर अपने को दी हुई होगी उसमें हमें 4 का भाग देना है और उसका रिमाइंडर देखना है। ठीक है, अगर उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हम देखेंगे कि जो 2 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट आता है वही उसका फाइनल आंसर होगा। अगर उसका रिमाइंडर है वो अगर 2 आ रहा है तो 2 की पावर 2 होगी, उसका यूनिट डिजिट अपन देखेंगे वही उसका फाइनल आंसर होगा। अगर हमारे पास में भाग देने के बाद में जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आ रहा है तो 2 की पावर 3 जो कि 8 होती है, तो अपने पास में 8 ही उसका फाइनल आंसर होगा यूनिट डिजिट। और अगर 2 उस जो उसकी पावर्स हैं उसमें अगर 4 का भाग देने पर अगर भाग पूरा जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है वहाँ पर, तो हम कंसीडर करेंगे जो 2 की पावर 4 है उसका जो रिमाइंडर बचता है उसका जो यूनिट डिजिट होता है 6, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मैं इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं। एक तो 2 की पावर 125 लिखा है, एक मैंने लिखा है 2 की पावर 152, एक मैंने एग्जांपल लिखा है 179 2 की पावर, और एक मैंने लिखा है 226। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हम अगर 2 की कितनी भी पावर्स दी हुई होंगी तो हम 4 का भाग देंगे उसमें। तो देखो मैं यहाँ पर 125 में 4 का भाग देता हूँ और रिमाइंडर कितना आता है उसको देखता हूँ। तो इसमें देखो 31 बार पूरा भाग जाएगा, 31 चौक 124 होता है, और अपने पास में यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है भाई, 125 अपने पास में पावर दी हुई है। 125 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो सबसे पहले 4 × 12, फिर बाद में 5 में अगर 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 अपने पास में शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना है अपने पास में, 1 आया। ठीक है, उसके बाद में 152 में अगर मैं मान लो कि 4 का भाग देता हूँ तो 4 × 12 और बच्चे शेषफल 3, 4 × 8 32, तो यहाँ से इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 179 में अगर 4 का भाग देता हूँ तो ये जाएगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा अपने पास में 3। और अगर मैं 226 में अगर 4 का भाग देता हूँ तो ये जाएगा 56 बार और यहाँ से रिमाइंडर बचेगा अपने पास में 2। ठीक है, ये हमने देख लिए इनके सबके जो 4 का भाग देने के बाद में जो रिमाइंडर आ रहे थे वो अपन ने चेक कर लिए कि कौन कौन से रिमाइंडर आएंगे। अब देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया था कि हमें जो भी पावर्स दी हुई होंगी उसमें 4 का भाग देना है और उससे जो अपने पास में रिमाइंडर आ रहा होगा वही अपने को 2 की पावर है वो कंसीडर करनी है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ से देखो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 करेंगे। वो कितना आया, 2 आया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 0 आ रहा था रिमाइंडर, तो मैंने 0 वाले केस में बताया था कि हम 2 की पावर 4 करेंगे। जब 0 रिमाइंडर आ रहा है तब हम 2 की पावर 4 को कंसीडर करेंगे। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, तो 16 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6, तो 6 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही तीसरे वाले केस में रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 2 की पावर 3 को कंसीडर करेंगे, और 2 की क्यूब होती है वो कितना होता है, 8, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा अपने पास में, 8 आ जाएगा। यही अपना यूनिट डिजिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर रिमाइंडर अपने पास में आ रहा था 2, तो हम 2 की पावर 2 को कंसीडर करेंगे यहाँ पर, तो उसका आंसर आएगा 4, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये 2 के सारे सिनेरियो हो गए। अगर हमें क्या करना है 2 में कि 2 की पावर जो भी दी हुई होती हैं उसमें हमें 4 का भाग देना है, हमें रिमाइंडर चेक करना है। अब देखो 4 से अगर भाग देने तो हमेशा रिमाइंडर 4 से छोटा ही आएगा, या तो रिमाइंडर आ सकता है 0, या फिर आ सकता है 1, या फिर आ सकता है 2, या फिर आ सकता है 3। ठीक है,
तो अगर जीरो रिमाइंडर आएगा तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जीरो रिमाइंडर आएगा तो अपन 2 की पावर 4 को कंसीडर करेंगे और 2 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा उसको देखेंगे। तो 2 की पावर 4 होता है 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है, तो 6 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर अपने पास में एक अगर रिमाइंडर आ रहा है तो हम 2 की पावर 1 को कंसीडर करेंगे और 2 की पावर 1 होती है वो क्या होती है 2, तो अपना 2 उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर यूनिट डिजिट जो इसकी पावर्स दी हुई है इसमें अगर 4 का भाग देने पर अगर अपने पास में शेषफल 2 आ रहा है तो हम 2 की पावर 2 को कंसीडर करेंगे और अपना यूनिट डिजिट हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर पावर में अगर 4 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास में 3 आ रहा है तो हम 2 की पावर 3 को कंसीडर करेंगे और 2 की क्यूब होता है वो 8 होता है, तो अपने पास में जो यूनिट डिजिट होगा जो फाइनल आंसर वो हो जाएगा 8। ठीक है, तो ऐसे करके हम 2 की कोई भी पावर दी हुई होती हैं उनका अपने को यूनिट डिजिट अगर निकालना है तो फिर उसमें 4 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी पावर्स को अगर 2 की पावर लगा कर देखेंगे और जो आंसर आ रहा होगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऐसा ही सेम रूल है वो 3 का है। देखो 3 की पावर 1 होती है वो 3, 3 का स्क्वायर होता है वो 9, 3 की क्यूब होती है वो 27, 3 की पावर 4 होती है वो 81, 3 की पावर 5 होती है वो 243, 3 की पावर 6 होती है वो 729, फिर 3 की पावर 7 लेंगे वो कितना हो जाएगा 729 इंटू में 3। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2187, 3 की पावर 8 लेंगे वो कितना हो जाएगा 2187 इंटू 3। इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, इधर कुछ भी चाहे नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने 2 में ऐसा ही कुछ लिखा था, वैसे ही मान लो कि 3 की पावर 1 देखते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 3 का जब स्क्वायर लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 3 का जब क्यूब ले रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है अपने पास में 7 आ रहा है। और 3 की पावर जब 4 लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है अपने पास में आंसर आएगा 1। बट 3 की अगर 5 लेंगे पावर तो वापस अपने पास में यूनिट डिजिट है वही 3 रिपीट हो जाएगा। फिर 3 की पावर 6 लेंगे तो वापस वही 9 रिपीट हो जाएगा। फिर 3 की पावर 7 लेंगे तो वापस वही 7 अपने पास में यूनिट डिजिट रिपीट हो जाएगा। फिर 3 की पावर जब 8 लेंगे तो वापस वही जो यूनिट डिजिट होगा वो अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि 3 वाले केस में भी हर 4 पावर के बाद में वापस वही के वही जो यूनिट डिजिट हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि 3 वाले केस में भी अगर अपने को कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो कि एक जगह अपने को दिया हुआ हो कि 3 की पावर 526 दी हुई हो, एक जगह अपने को दिया हुआ हो 3 की पावर 579 दी हुई हो, अपने को दे रखा हो 3 की पावर 676 दे रखा हो, फिर हमें 3 की पावर दे रखी हो 581। तो देखो 3 वाले केस में भी हमें सेम जो फॉर्मूला है वही देखना है कि हम जो पावर्स होगी उसमें 4 का भाग देंगे और वापस रिमाइंडर चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 526 है, 526 में हम 4 का भाग देंगे तो भाई 524 में 4 का भाग पूरा जाता है, क्योंकि 4 का रूल मैंने बताया था कि लास्ट की 2 डिजिट हैं उनमें अगर 4 का पूरा भाग जा रहा होगा तो फिर उस पूरी संख्या में भी जाएगा। बट यहाँ पर जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो 26 लिखा हुआ है, 26 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता, 2 शेषफल बचता है। तो ये जो अगर 526 में अगर अपन 4 का भाग देंगे तो भी अपने पास में शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ 579, तो हमें 579 में 4 का भाग देना है। तो हम 79 में अगर 4 का भाग जा रहा होगा तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। तो 579 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखो 79 में अगर 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो लास्ट की 2 संख्याओं में अगर लास्ट की 2 जो नंबर डिजिट्स हैं उनमें अगर 4 का भाग दे रहे हैं, जो रिमाइंडर आ रहा होगा वही अपना। हम 3 का यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट देख रहे थे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो 3 की पावर्स हैं जितनी भी अपने को क्वेश्चन में दी हुई होगी हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे
और अगर उसका जितना 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसी पावर को अपन क्या करेंगे, 3 की पावर कंसीडर करेंगे और फिर उसका जो यूनिट डिजिट आ रहा होगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो 3 की पावर 526 थी, इसमें हमने 526 में 4 का भाग दिया। तो 4 का मैंने रूल आपको बता रखा है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनमें हम 4 का भाग देंगे। तो 26 में अगर 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास में, 2 आएगा। फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 79। 79 में हम 4 का भाग देंगे तो 76 में पूरा भाग जाता है। उसके अलावा जो रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास में कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 76 है, 676 में अपने को भाग देना है 4 का। तो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 76 हैं, वो 4 से पूरे विभाजित हैं। तो फिर इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है 581 में 4 का भाग देना अपने को। तो हमें 81 में 4 का भाग देकर देखेंगे तो 81 में 80 में भाई 4 का भाग पूरा जाता है और एक्स्ट्रा में 1 बचा रखा अपने पास में। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 3 की कोई भी पावर्स दी हुई हो तो हमें क्या चेक करना है, हमें जो पावर है उसमें 4 का भाग देना है। जितना रिमाइंडर आएगा वो जो रिमाइंडर में जितना अपने पास में आंसर आएगा उसको हम 3 की पावर कंसीडर करेंगे और उसका यूनिट डिजिट जो आ रहा होगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में रिमाइंडर कितना आया था, 2 आया था। तो हम 3 की पावर 2 देखेंगे तो 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9। तो ये जो ऊपर जो मैंने पावर लिखी थी इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ से अपने पास में रिमाइंडर कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। तो हम 3 की पावर 3 को देखेंगे, उसकी वैल्यू होती है कितनी, 27। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ से अपने पास में रिमाइंडर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। मैंने 2 वाले केस में भी आपको बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम 3 की पावर है वो 4 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3 की पावर 4 अपन कंसीडर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 81। तो 81 का ये जो 1 है ये अपने इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ से अपने पास में रिमाइंडर बच रहा था 1, तो हम 3 की पावर 1 को कंसीडर करेंगे जिसकी वैल्यू होती है 3। तो इसका यूनिट डिजिट है वो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था 3 का, जो 3 की अगर पावर्स वगैरह दे रखी होती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा उसका कंसेप्ट। ठीक है, अभी हम 4 पर चलते हैं। देखो 4 की पावर 1 होता है वो कितना होता है, 4। 4 की पावर 2 होता है वो 16। 4 की पावर 3 होता है वो 64। और 4 की पावर 4 होता है वो 256। 4 की पावर 5 होता है वो 1024। फिर 4 की पावर 6 होता है वो 4096। ठीक है, अब देखो 4 की पावर जब हम 1 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, क्यूब कर रहे हैं तो 64 आ रहा है। ठीक है, देखो भाई 4 की पावर जब विषम संख्या हो रही है यानी ओड नंबर आ रही है जब पावर, तब अपने पास में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो सम संख्या है तब इसका जो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर से हमने क्या किया कि 4 की क्यूब की तो उसका आंसर कितना है, 64। और यहाँ पर 4 की पावर 3 ले रहे हैं तो 3 है वो एक ओड नंबर है। तो जब हम ओड नंबर पावर ले रहे हैं तो अपने पास में फिर से इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर हमने 4 की पावर 4 लेकर देखा तो यहाँ पर जो पावर है वो एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब हमने पावर ली तो अपने पास में यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आया। ठीक है, इसका मतलब कि अगर 4 की पावर n अपन लेते हैं, 4 की पावर n अपन लेते हैं और जो ये n है, अगर ये n है ये एक ओड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, क्या होगा, वो 4 होगा। ठीक है, और अगर इस n की वैल्यू अगर इवन नंबर आए कोई,
तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वो क्या क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो भाई देखो 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या होगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। 4 की पावर जब सम संख्या ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 होगा। 4 की पावर वापस जब हमने विषम संख्या ली तो उसका इकाई का अंक क्या हुआ, 4 हुआ। और 4 की पावर जब सम संख्या ले रहे हो तो उसका इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, तो 4 का एकदम बेसिक सा रूल है, अगर सम संख्या आ रही है उसकी पावर तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 6, और अगर विषम संख्या आ रही तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं 5 वाले। तो 5 की पावर 1 क्या होती है, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 की क्यूब कितनी होती है, 125। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। 5 की पावर 5 कितना होता है, 3125। ठीक है, तो देखो 5 की पावर जब हम कितनी भी ले रहे हैं, चाहे हम इवन नंबर ले रहे हैं चाहे ओड नंबर ले रहे हैं, उसका यूनिट डिजिट है वो हमेशा 5 ही रह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 की पावर कुछ भी लें, हम 5 की पावर हम कुछ भी लें, n नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसका हम इसका जो यूनिट डिजिट क्या आएगा, वो आएगा हमेशा 5। बस n है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और n की वैल्यू है वो 1 से लेकर इन्फिनिट के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं 6 पर। तो जैसे 5 का रूल था वैसे ही सेम टू सेम 6 का है, क्योंकि 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 6 की क्यूब कितना होता है, 216। ठीक है, और इसके आगे चलेंगे 6 की पावर 4 तो वो हो जाएगा 1296। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से सेम टू सेम वही कि 6 की पावर चाहे हम अगर ओड नंबर ले रहे हैं चाहे इवन नंबर ले रहे हैं, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है अपने पास में। ठीक है, तो चाहे 6 की पावर अपन n लेते हैं, जहाँ पर अगर n है वो एक नेचुरल नंबर है, तो इसमें हमारे पास में जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा, हमेशा वो 6 ही आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 7 पर। तो भाई देखो 7 की पावर 1 क्या होता है, 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 की क्यूब कितना होता है, 343। 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2401। ठीक है, इसके बाद में जब हम 7 की पावर 5 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 16807 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 7 की पावर जब हम 1 ले रहे थे उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। 7 की पावर जब 2 ले रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 3 ले रहे हैं तब उसका आंसर आ रहा है 3 आ रहा है, और 4 ले रहे हैं तब 1 आ रहा है। लेकिन फिर से अगर हमने 5 लिया तो वापस 7 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे अगर 6 लेंगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट आएगा 9। 7 पावर लेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 3। 8 लेंगे तो वापस 1 आ जाएगा। फिर यही सेम टू सेम 7 9 3 1 है, ये वापस रिपीट होते रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी हर 4 पावर के पेयर्स के बाद में वापस वही के वही यूनिट डिजिट हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये इसका प्रोसेस भी सेम टू सेम होगा 2 और 3 की तरह। जैसे हम 2 और 3 की कोई भी पावर दी हुई होती थी उसमें 4 का भाग दे रहे होते थे और रिमाइंडर चेक करते थे और उसी पावर को हम कंसीडर करते थे, वैसे हम 7 में भी 7 की जो भी पावर्स दे रखी होंगी उसमें हम 4 का भाग देंगे, जो अपने पास में रिमाइंडर आ रहा होगा उसी पावर को हम 7 की पावर कंसीडर करेंगे और उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं अपन। तो मान लो कि 7 की पावर 1001 दे रखा है, एक हमारे पास में दे रखा है 7 की पावर 1224,
एक हमारे पास में एग्जाम्पल दे रखे हैं 7 की पावर 999, 7 की पावर 994। ठीक है, ये अपने पास में 4 एग्जाम्पल हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि 7 की पावर जो भी कुछ दे रखा होगा उस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसी को हम 7 की पावर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में पावर क्या है, 1001 है। 1001 में हम 4 का भाग देंगे तो लास्ट की 2 नंबर में अगर 4 का भाग चेक करेंगे तो जो लास्ट की 2 नंबर है वो क्या है, 01 है। तो 01 में भाग पूरा जाएगा नहीं, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास में, 1 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर पावर दी हुई है 1224 में हमें 4 का भाग देना, तो ये जो 24 है इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास में, 0 आएगा। ठीक है, 7 की पावर 999 है, इसमें हमें 4 का भाग देना है, तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 99। तो 99 में अगर 4 का भाग देते हैं तो 96 में तो पूरा भाग जाता है, बट जो लास्ट की 3 जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं अपने पास में तो वही अपना रिमाइंडर हो जाता है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 7 की पावर 994 है, इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो हम लास्ट की 2 डिजिट्स हैं उसमें अगर 4 का भाग देकर देखेंगे तो 94 है। 94 में से जो 92 है वहाँ तक तो 4 का पूरा भाग जाता है, क्योंकि 23 × 4 92 होता है, बट उसके अलावा जो एक्स्ट्रा में जो 2 बच जाते हैं वो अपने पास में क्या हो जाएगा, उसका शेषफल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास में, 2 आ जाएगा। तो हमने ये जो चारों के चारों एग्जाम्पल थे इनमें 4 का भाग देकर देख लिया कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, और जो ये रिमाइंडर अपने पास में आए हैं इसी रिमाइंडर को हम 7 की पावर कंसीडर करेंगे और इसका जो फाइनल आंसर होगा वही अपना इस जो क्वेश्चन है इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आया था अपने पास में 1, तो हम 7 की पावर 1 को देखेंगे वो कितना आता है, 7 आता है। यही 7 इस क्वेश्चन जो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, वैसे यहाँ से इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो 0 के केस में हमें 7 की पावर 4 लेनी है, तो 7 की पावर 4 का आंसर कितना आता है, 2401 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट जो 1 है वही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ से 7 की पावर 3 लेंगे हम तो इसका आंसर आता है 343। 343 में जो इकाई का अंक है वो क्या है, 3 है अपने पास में, तो ये जो 3 है यही इस क्वेश्चन का इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में रिमाइंडर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, तो हम 7 की पावर 2 को कंसीडर करेंगे जो कि होता है 49। इसमें जो 9 है ये यूनिट डिजिट है, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये था 7 का रूल। 7 में भी हमें एक काम यही करना है कि पावर्स हैं उसमें 4 का भाग देना है, रिमाइंडर्स अपने को चेक करने हैं और जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसी को हम 7 की पावर कंसीडर करेंगे और हम उस पावर को लगाने के बाद में जो अपने पास में आंसर आ रहा होगा उसका यूनिट डिजिट देखेंगे और जो यूनिट डिजिट आ रहा होगा वही अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं, जब पावर्स अगर को किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 8 दे रखा हो अपने पास में, उसकी अगर अपने को पावर्स दे रखी हैं तो फिर उसका यूनिट डिजिट कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो भाई 8 की पावर 1 होता है, 8 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 8 की पावर 3 होता है वो कितना होता है, 512 होता है। 8 की पावर 4 होता है वो कितना होता है, 4096 होता है। फिर 8 की पावर 5 है वो कितना आएगा, 32,768 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब 8 की पावर 6 लेंगे तो इसको 1 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। बाकी यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर आ रहा होगा। फिर 8 की पावर जब 7 करेंगे तो इस पूरे नंबर को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट आ रहा होगा 2, बाकी यहाँ पर कुछ भी नंबर आ रहा होगा। फिर अपन 8 की पावर 8 करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नंबर आ रहा होगा, लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखो इसमें भी सेम वही हो रहा है कि हर 4 पावर के पेयर के बाद में वापस वही के वही सेम टू सेम यूनिट डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जब 8 की कुछ भी पावर दे रखी होती है तो हम उसमें भी सेम टू सेम जो 4 का भाग देंगे और उसका जो रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर जो अपने पास में आएगा उसी की पावर को अपन कंसीडर करेंगे। क्यों,
क्योंकि देखो यहाँ पर जब हमने पावर 4 ली और जैसे हम 5वीं पावर पर आए, 5वीं पावर और जो पावर 1 थी, इन दोनों का यूनिट डिजिट क्या था, सेम ही था। वैसे ही दूसरी पावर जो आर स्क्वायर था और पावर 6 थी, उन दोनों का यूनिट डिजिट जो था वो सेम ही था। वैसे क्यूब था और पावर 7 थी, उनका यूनिट डिजिट सेम था। 4 था और पावर 8 थी, उनका यूनिट डिजिट सेम था। वैसे ही अगर इसके आगे चलेंगे, अगर पावर 9 होती यहाँ पर तो वापस वही 8 आ जाता यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यही पूरा का पूरा जो ये सीक्वेंस है यही रिपीट होती रहती। तो हमें ये रिपीटेशन 4 का यहाँ पर ग्रुप बन रहा है, तो जो पावर दी होंगी उसमें हम डायरेक्ट 4 का भाग दे लेंगे और उसका जो रिमाइंडर आ रहा होगा वही इस पेयर से एक्स्ट्रा में हो जाएगा। ठीक है, और हम वो जो एक्स्ट्रा में जो भी पोर्शन बच रहा होगा उसी को हम 8 की पावर है वो कंसीडर करेंगे और फिर उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही अपने जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे 8 की पावर 2000 दे रखा है, 8 की पावर 2003 दे रखा है, 8 की पावर 2001 और 8 की पावर 2002। ठीक है, तो 8 में भी सेम टू सेम 2, 3, 7 और 8 इन चारों का रूल एक जैसा है। हमें जो पावर्स दे रखी होंगी उनमें 4 का भाग देकर देखना है कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को अपन जो बेस जो दे रखा होगा अपने को, चाहे वो 2 दे रखा हो, चाहे 3 दे रखा हो, चाहे 7 दे रखा हो, चाहे 8 दे रखा हो, हम इन चारों में जो बेस है उसमें जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसकी पावर को कंसीडर करेंगे और उसका जो यूनिट डिजिट आ रहा होगा वही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से देखो भाई, पावर्स कितनी दे रखी हैं, 2000 दे रखी हैं। 2000 में हम 4 का भाग देंगे तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 00 हैं, तो 00 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या है, 2003 दे रखा है, तो 2003 में 4 का भाग देंगे तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 03, 03 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा अपने पास में। यहाँ पर पावर दे रखी है 2001, 2001 में हम 4 का भाग देंगे तो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं उनको कंसीडर करेंगे, तो 01 में अगर 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, भाग ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये 4 से वैसे ही छोटा है, तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ वो रिमाइंडर हो जाएगा अपना। फिर 2002 है, इसमें हम 4 का भाग देंगे तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हैं, 02 है, 02 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो जो संख्या लिखी है वही अपना रिमाइंडर हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर हमने चारों के रिमाइंडर निकाल लिए हैं, हमें यही जो रिमाइंडर्स आए हैं इन्हीं को 8 की पावर है वो कंसीडर करना है। ठीक है, 0 के केस में मैंने बता रखा है जब रिमाइंडर 0 आ रहा होता है तो हम जो बेस है उसकी पावर 4 कंसीडर करते हैं, तो 8 की पावर 4 होता है वो कितना होता है, वो 4096 होता है। अब 8 की पावर 4 होता है वो 4096 होता है और उसका यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है, 6, तो यहाँ पर इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम 8 की पावर इसका रिमाइंडर है वो आ रहा है 3, तो हम 8 की पावर 3 को कंसीडर करेंगे। 8 की पावर 3 कितना होता है, 512, तो 512 में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2, तो वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2। वैसे ही यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो हम 8 की पावर 1 को कंसीडर करेंगे तो वो क्या आएगा, 8, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, तो हम 8 की पावर 2 को कंसीडर करेंगे, वो कितना होता है, 64, 64 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 8 का नियम। 8 में भी हम यही काम करते हैं कि जो पावर्स दे रखी होती है उसमें हम 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने के बाद में जो रिमाइंडर बच रहा होगा उसी को हम 8 की पावर को कंसीडर करेंगे। अगर रिमाइंडर भाई 0 बच रहा है अपने पास में तो 8 की पावर 4 देखेंगे अपन, और उसका जो यूनिट डिजिट आ रहा होगा वही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी अपने पास में बचा है, एक तो 9 बचा है और एक 10 का मतलब 0 बचा है। ठीक है, तो देखो 9 है, 9 की पावर 1 करते हैं तो क्या आता है, 9 की पावर 2 लेते हैं तो वो आता है 81, 9 की पावर 3 करते हैं तो वो आता है 729, फिर 9 की पावर 4 लेंगे तो वो कितना आएगा,
6561 आएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर जब हम इसकी विषम संख्या अगर पावर में ले रहे हैं तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। फिर जब हम इसकी सम संख्या मतलब इवन नंबर अगर इसका पावर ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर वापस हमने इसका अगर ओड नंबर पावर लिया तो वापस इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9 आ गया। फिर हमने इसका सम संख्या अगर पावर में ली तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि अगर 9 है, 9 की अगर पावर है वो अगर कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर 9 की पावर अगर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 9 के लिए एकदम सीधा सीधा सा रूल है कि अगर अपने पास में क्वेश्चन में दे रखा है 9 की पावर n, तो अगर n की वैल्यू है वो एक ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब भी होगी तब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और जब n की वैल्यू अगर कोई इवन नंबर होगी यानी सम संख्या होगी तो फिर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं 0। तो 0 की भाई कुछ भी पावर लो हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे यूनिट डिजिट से रिलेटेड कंसेप्ट थे। देखो 1 की पावर जब भी लेंगे, कुछ भी 1 की पावर लो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। 2 की पावर जो है उसमें हम 4 का भाग देंगे और जो अपने पास में रिमाइंडर आ रहा होगा उसी को हम 2 की पावर कंसिडर करेंगे। और अगर 2 की पावर जो रिमाइंडर अपन लगाएंगे वहाँ पर, यानी अगर अपने पास में रिमाइंडर बचा रखा होगा 3 तो हम 2 की पावर 3 देखेंगे और वो अगर 8 हो रहा है तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 के लिए सीधा सा रूल यही है कि जो पावर्स है उसमें 4 का भाग देना है, जो शेषफल देखना है, और 2 की पावर वो जो शेषफल आंसर आ रहा होगा उसी पावर को कंसिडर करना है, और उससे जो अपने पास में जो इकाई का अंक आ रहा होगा वही उसका फाइनल आंसर होगा। 3 में भी सेम केस है, पावर में 4 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसी को हम 3 की पावर कंसिडर करेंगे और उसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 4 के लिए सीधा सा कंसेप्ट यही है कि अगर 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अगर 4 की पावर सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 की हम पावर कुछ भी लें, 5 की पावर एक प्राकृतिक नंबर होना चाहिए, और अगर कोई 5 की पावर अगर प्राकृतिक संख्या है तो उसका हम जो यूनिट डिजिट देखेंगे वो हमेशा 5 ही आएगा। 6 का भी सीधा सा कंसेप्ट ये है कि 6 की पावर कुछ भी लें हम, 6 की पावर 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक कुछ भी लेंगे तो हमेशा उसका इकाई का अंक वो 6 ही आएगा। 7 का रूल है वो सेम टू सेम 2 और 3 जैसा है, उसकी पावर्स हैं उसमें हम 4 का भाग देंगे, जो अपने पास में रिमाइंडर आ रहा होगा उसी को हम 7 की पावर कंसिडर करेंगे और उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। 8 के लिए भी सेम जो 7, 3 और 2 जैसा ही रूल है, हम पावर में 4 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसी को हम 8 की पावर कंसिडर करेंगे और उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। 9 की पावर को हम अगर देखते हैं तो 9 की पावर जब विषम होती है तो हमेशा उसका इकाई का अंक आता है वो क्या आता है, 9 आता है, और 9 की पावर जब अगर सम होती है तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, अपने पास में 1 आएगा। 0 की पावर कभी भी हम कितनी भी पावर्स ले लें हमेशा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0, यानी अगर 10 की पावर n लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट है वो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद में 11 से वापस वही 1, 2, 3, 4 वही जो नंबर्स हैं जो यूनिट डिजिट हैं वो वापस रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा 254 की पावर 326 इंटू 525 की पावर 132 इंटू 326 की पावर 434 इंटू 137 की पावर 245 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है,
देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4 है। तो 4 के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि पावर है उसमें हम 4 का भाग देंगे। देखो पावर कितनी दे रखी है, 326। 326 में हम 4 का भाग देंगे तो ये जो 26 है, हम लास्ट के 2 डिजिट्स को कंसीडर करते हैं। तो 26 में अगर 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। 5 के लिए मैंने आपको बता रखा है, 5 की चाहे पावर कोई भी लगाओ, 5 में हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। 6 के लिए भी मैंने बता रखा है कि पावर चाहे कुछ भी लें हम, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, वो 6 ही आएगा। 7 के लिए मैंने बताया था कि जो पावर्स हैं उसमें हम 4 का भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम 7 की पावर कंसीडर करेंगे और उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही अपना फाइनल जो यूनिट डिजिट होगा। देखो 7 की पावर कितनी दे रखी, 137 है, इसकी पावर 245 दे रखी है, हमें सिर्फ ये यूनिट डिजिट कंसीडर करना है। तो 7 की पावर 245 है, इसमें हम 245 में 4 का भाग देंगे तो देखो 45 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो यहाँ से जब 254 की पावर 326 थी, इसमें पावर्स में अगर 4 का भाग दे रहे तो रिमाइंडर 2 आ रहा था और इस 2 को हम 4 की पावर कंसीडर करेंगे तो ये आता है 16। तो यहाँ से जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास में क्या आया था, 5 आया था, तो इनको मल्टीप्लाई करते जाना अपने को। यहाँ से क्या आया था, 6 आया था और यहाँ से रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो 7 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको हमें 7 लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो 5 है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 30। अब जिसके लास्ट में 0 लिखा हुआ उसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही रहना है। तो ये जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन दे रखा था ये वाला, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अपने पास में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बड़ा सा नंबर लिखा है, बट हमारे को ये जो यहाँ तक का नंबर है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इस लास्ट वाले जो इकाई का अंक लिखा हुआ है इससे मतलब है। तो हम देखेंगे 7 की पावर्स क्या दे रखी है। यहाँ पर जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई में दे रखी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणा 4 20 होता है, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 इंटू 1 120 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें ये जो बड़ा सा नंबर दे रखा है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है इसके इकाई के अंक से। वो दे रखा था 7 और हमने इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो वो हो गई 120। ठीक है। यहाँ पर जो ये नंबर दे रखा है, हमें यहाँ तक के इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट का इकाई का अंक है उसी से मतलब है। वो क्या था, 6, और 6 की पावर कितनी दे रखी है, 124। तो बेसिकली इस पूरे का जो यूनिट डिजिट अगर हमें बताना है तो वो बस हम इतने से को सोल्व कर लेंगे तो इससे हमारे पास में आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है। तो देखो 7 के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि जो पावर्स हैं उसमें हम 4 का भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम 7 की पावर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से पावर्स कितनी है, वो 120 है, उसमें 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम 7 की पावर है वो 4 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 की पावर 4, और फिर 7 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, 7 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2401। ठीक है। तो 2401 में जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 इंटू में 6 की पावर, 6 की पावर हम कुछ भी ले लें हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आना है, 6 ही आना है अपने पास में। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। तो यही अपने पास में इसका फाइनल आंसर होगा।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। अभी हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। इसको फैक्टर्स, इसको बोलते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, देखो भाई, गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड ऐसे होते हैं कि मान लो कोई संख्या दे रखी है जैसे 12, तो गुणनखंड का मतलब होता है कि 12 में किस किस संख्या का भाग जा रहा होगा वो सब के सब गुणनखंड होंगे उसके। तो 12 में किस किस का भाग जाता है, 12 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 1 12 का जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं, ये इसके गुणनखंड हो गए हैं, किसके, 12 के। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो भी गुणनखंड होंगे वो हमेशा जो नंबर दे रखा हो उससे छोटे ही होंगे। 1 छोटा है, 2 छोटा है, तो ये जो संख्या है इससे जो गुणनखंड है वो हमेशा छोटे ही होंगे। तो लास्ट इसके जो गुणनखंड है वो है 1 2 3 4 6 और 12। तो ये सारे के सारे इसके गुण। ठीक है सर, आप इसको आप सर एक बार बोल के चले जाना नीचे। ठीक है, आवाज़ आ रही है अभी भी? ठीक है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, सॉरी। तो देखो, जो गुणनखंड है वो जो भी कुछ नंबर दे रखा होगा उससे हमेशा छोटे ही होंगे। और गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसका उस जो नंबर दे रखा है उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा होता है। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं जिसमें एक जो उसका फैक्टर होगा वो 12 भी होगा। जैसे मान लो कि 12 है, अब 12 को 12 इंटू 1 लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर 12 है, ये जो 12 लिखा हुआ था वैसे हम 24 को लिख सकते हैं 12 इंटू 2। तो देखो 24 को हमने लिखा 12 इंटू 2, 12 को हमने लिखा 12 इंटू 1। तो यहाँ पर देखो 12 इसमें सब में कॉमन आ रहा है, तो ये 12 24 फिर 36 हो गया। 36 को हम 12 इंटू 3 लिखते हैं, तो यहाँ पर भी 12 देखो एक कॉमन आ रहा है। तो ये हैं, ये सारे के सारे 12 24 36 हैं, ये सारे के सारे हैं, ये 12 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो देखो गुणनखंड का सीधा सा फंडा ये है कि गुणनखंड है वो हमेशा उस संख्या से छोटे ही होंगे। बट जो गुणज हैं, गुणज इनफाइनाइट तक चल सकते हैं। हम अगर 12 को कुछ भी 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अपने पास में कोई ना कोई 12 का मल्टीपल आएगा। फिर हम 12 को अगर 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास में जो आंसर आएगा वो भी 12 का मल्टीपल होगा। तो गुणज है, गुणज इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, बट जो गुणनखंड है वो हमेशा जो नंबर दे रखा होगा उससे छोटे ही होंगे और उनका कोई फिक्स नंबर होगा जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको काउंट कैसे करते हैं वो अभी अपन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मान लो कि मैं एक संख्या ले लेता हूँ, 24 ले लेता हूँ।
ठीक है। तो भाई 24 में किस किस का भाग जा रहा होता है? 24 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 12 का जाता है, फिर 24 का जाता है। तो 24 के ऐसे अगर हम काउंट करें तो कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम क्या करेंगे? 24 का है वो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये होता है कि 24 में हम सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होगा जिसका इसमें भाग जा रहा होगा उसका भाग देंगे। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? 2। 2 का हम 24 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार। फिर 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। अब 3 में 2 का तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो हम 2 से बड़ी जो प्राइम नंबर है उसको देखेंगे। तो 2 से बड़ी प्राइम नंबर है वो क्या होती है? 3 होती है। तो हम 3 में 3 का भाग देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? लास्ट में रिमाइंडर अपने पास जो भागफल है वो आना चाहिए 1, ठीक है। तो 24 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो ये तो था कि हमारे पास में जो इसके गुणनखंड थे इनको काउंट करके हम अगर देखें तो ऐसे अगर मान लो कि 24 नंबर था, ये तो एक छोटा सा नंबर था। मान लो कि मैं यहाँ पर लिख दूँ 1024 या फिर मैं लिख दूँ 576, तो हम इनके गुणनखंड कब तक ऐसे काउंट करते रहेंगे? तो इसके लिए देखो एक सीधा सा फॉर्मूला है कि मान लो कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे a कोई नंबर है, उसको हमने लिखा है कि 2 की पावर a इंटू में 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d। मतलब जो भी कोई नंबर दे रखा होगा उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं, हमें इसमें क्या करना है कि जो प्राइम नंबर्स हैं उसकी पावर्स में इनको तोड़ लेना है पूरे को। फिर जो उसकी पावर्स आ रही होंगी इन सब के अंदर अपने को क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि जो a था, a को मैंने अभी क्या लिखा था कि 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d इंटू में आगे चलेंगे तो ये 11 की पावर e हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। तो अभी देखो इसके मान लो कि मैं फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, तो उसका नियम होता है एक, हमें क्या करना है कि जो पावर्स जो भी आ रही हैं 2 3 5 7 11, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो नंबर होगा उसको प्राइम नंबर के फैक्टर्स बनाने होंगे, मतलब कि इसको प्राइम नंबर की पावर्स में ब्रेक करना होगा, ठीक है। और ये जो प्राइम नंबर की पावर है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर है a, तो हमें क्या करना है कि a में हम +1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। वैसे b है 3 की पावर, इसमें भी हम +1 ऐड कर लेंगे। फिर 5 की पावर c है तो c में भी +1 ऐड कर लेंगे। ये जो पावर में +1 हम ऐड करके और इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे जो हमारे पास में आंसर आएगा ना, वही क्या होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इसका हम प्रूफ देखते हैं थोड़े, इसको हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये सही अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल लिया था वो क्या था? वो था 24, और 24 के अपने पास में फैक्टर्स कितने आ रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स आ रहे थे, ठीक है। अभी अपने पास में a को मान लो कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ a = 24 है, ठीक है। तो 24 को मैंने क्या लिखा था? 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। तो मैंने भी आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि जो भी 2 3 5 7 की पावर्स होंगी हम उनमें क्या करेंगे, हम उनमें +1 ऐड करेंगे और फिर उसके जो रिजल्ट आ रहा होगा उन सबको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर है 2 की पावर कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, तो 3 में हम क्या करेंगे? +1 ऐड करेंगे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर 3 की पावर क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, तो 1 में भी हम +1 ऐड करेंगे, तो 1 में +1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर अपने पास में आगे 5 की पावर 0 दे रखी है, तो इसका कोई सेंस नहीं है ना, ठीक है। तो देखो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 गुणा 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2।
तो यहाँ से आंसर कितना है 8। यही हमने अभी देखे थे कि जो ये 24 था इसके कितने फैक्टर्स हो रहे थे, टोटल 8 हो रहे थे, ठीक है। और इससे भी अपने पास में आया क्या आंसर आया, 8 आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है कि जो भी इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो 2, 3, 5, 7, 11 इन सब की जो पावर्स बन रही होंगी उनके पर पावर्स में हम +1 ऐड करते चलेंगे और लास्ट में उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 ऐसे, ठीक है। तो इससे अपने पास में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। अभी देखो ये तो इसमें पास में थे, अपने पास में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। अभी मान लो कि हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होंगे। अपने को पूछा जाए कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, हम वापस वही पहले वाले एग्जांपल लेते हैं। 24 के फैक्टर्स क्या कहते हैं, 1 था, 2 था, 3, 4, 6, 8, 12। तो 24 के जो सम गुणनखंड हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, एक है 12, ठीक है। और एक 24 भी है, ठीक है। ये टोटल 8 गुणनखंड थे अपने पास में, 3, 3, 6, 2, 8। 8 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो अपने पास में क्या है, इवन फैक्टर्स हैं इसके। बट 24 था वो तो एक छोटा नंबर था, इसलिए हमने इसका इजीली जो इवन जो फैक्टर्स थे उनको अपन ने काउंट कर लिया। बट मान लो कि कोई अगर बड़ा नंबर दिया होता तो उसको हम कैसे सोल्व करते। तो देखो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हैं उसका निकालने का एक सीधा सा फंडा होता है कि मान लो कि कोई नंबर लिखा हुआ है ए की पावर वही ए को लिखा है कि 2 की पावर a इंटू में 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d, ऐसे कुछ लिखा हुआ है a को, ठीक है। तो हम अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे उस टाइम पे क्या कर रहे थे कि हम ये कर रहे थे कि a+1 इंटू में b+1 इंटू c+1 इंटू में d+1 ऐसे चलते जा रहे थे अपन। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो a+1 है इसको हम सिर्फ a का कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये जो a है ना, ये जो यहाँ पर 2 की पावर a+1 ले रहे थे अपन, इसमें से इसको हम क्या कर लेंगे, ये जो a इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d ऐसे कुछ लिखा हुआ है मान लो। तो हमें इसके इवन फैक्टर निकालने, तो इवन फैक्टर के लिए एक कंडीशन क्या होती है कि उसमें कोई ना कोई एक तो 2 का मल्टीपल होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर a दे रखा था इसमें से बाहर 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो बाहर 2 कॉमन लिया तो 2 की पावर बचेंगी कितनी, अंदर a-1 बचेगी, बाकी पूरा का पूरा ऐसा सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 2 जो बाहर लिया ना कॉमन, इसी का मतलब है कि ये जो फैक्टर्स अब जो बचेंगे ना उसके फैक्टर्स होंगे वो इवन फैक्टर होंगे, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पर जब पावर a थी तो a में अपन +1 ऐड कर रहे थे, अभी यहाँ पर पावर कितनी है, a-1 है, तो a-1 है, इसमें हम +1 ऐड करेंगे तो ये +1 और -1 दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो 2 के केस में जो पावर्स बचेंगे वो क्या बचेंगी, सिर्फ a बचेगी इंटू में, फिर हमें 3 की पावर b दे रखी है तो हम b में क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, फिर 5 की पावर c दे रखी तो c में +1 ऐड करेंगे, ऐसे ही हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये जो 24 वाला केस था इसमें 6 क्या आ रहे थे, इवन नंबर आ रहे थे। तो हमने भी 24 का फैक्टराइजेशन किया था, 24 का फैक्टराइजेशन क्या था, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 है इसको बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 1 बच जाएगा, ठीक है। ये हमने सेम टू सेम ये वाला प्रोसेस अपनाया कि यहाँ से 2 की पावर अपन बाहर ले रहे थे 1 और बाकी अंदर जो था सेम टू सेम ऐसे ही कर रहे थे, मतलब कि 2 की पावर जो दे रखी थी उसमें से 1 घटा देते हैं और वो जो 2 है उसको अपन साइड में रख लेते हैं। ये 2 बेसिकली हम साइड में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कोई भी जो इवन फैक्टर होता है उसके अंदर 2 का मल्टीपल, एक जो मल्टीपल होना कंपलसरी है, क्योंकि
इवन नंबर की कंडीशन ये है कि उसमें हमेशा 2 का भाग तो जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। तो वो 2 है, उसको हम साइड में इसीलिए रखते हैं। तो अभी हमने यहाँ से 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिखा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अंदर वाला है इसके अंदर वापस हम सेम टू सेम वही जो कंसेप्ट था उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी बची अभी 2 बची, तो हम 2 में +1 ऐड करेंगे। फिर यहाँ से 3 की पावर 1 थी तो 1 में +1 ऐड करेंगे। तो देखो 3 हो गया, इंटू में 2 हो गया, तो कितना हो गया 6। हमने अभी देख लिए कि भाई 24 के इवन फैक्टर कितने थे 6, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 12 था, 24 था। और हमारे पास में इस फॉर्मूले से भी आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। फिर हम ओड फैक्टर्स को देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे a = 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d, ऐसे आगे चलता रहेगा। देखो भाई ओड फैक्टर के लिए एक जो कंडीशन है कि उसमें 2 की पावर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 2 की पावर कुछ भी हो जाएगी तो इसका मतलब कि उसके अंदर एक तो 2 का मल्टीपल होगा ही होगा, और अगर 2 का मल्टीपल होगा तो वो जो संख्या है वो एक सम संख्या हो जाएगी। और हमें पूछा क्या गया यहाँ पर ओड फैक्टर पूछा गया, यानी जो विषम गुणनखंड है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो 2 की पावर्स हैं, ये जो 2 की पावर a है इसको तो हमें साइड में रख लेना है। ये ओड फैक्टर के केस में जो 2 की पावर जो भी दे रखी होंगे ना, ये अपने लिए यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है जब अपने को नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स पूछा जाए तब, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा फिर 3 की पावर b बचेगी, 5 की पावर c बचेगी, 7 की पावर d बचेगी, और ऐसे आगे चलता रहेगा। तो हमें अगर नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स पूछे होंगे तो हमें 2 की पावर जो भी दे रखी है उसको कंसीडर ही नहीं करना है, बाकी पूरे के अंदर सेम वही प्रोसेस अपने को अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा b+1 इंटू में c+1 इंटू d+1, ऐसे आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो जो अभी जो पहले वाला एग्जाम्पल था ये वाला 24 वाला, तो 24 वाले में अपने पास में इवन फैक्टर कितने थे 6 थे, बाकी अपने पास में ओड फैक्टर यहाँ से कितने बचे थे, ओड फैक्टर अपने पास में सिर्फ और सिर्फ एक, तो 3 बचा था और एक बचा था। यानी जो 24 वाला है इसके अंदर अपने पास में ओड फैक्टर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है ओड, है ना। तो अभी देखो ये जो 24 था इसको हम क्या लिख रहे थे 2 की क्यूब इंटू 3 की पावर 1, ये लिख रहे थे। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि यहाँ पर है जो 2 की पावर जो भी दे रखी है वो क्या है यूजलेस है, अपने को इस 2 की पावर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है कि 2 की पावर्स के अलावा जो भी पावर्स दे रखी होंगी हमें उनके अंदर ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अपने पास में क्या बचा 3 की पावर 1 बचा। तो मैंने अभी बताया था आपको कि पावर्स में +1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1+1 हो जाएगा। तो इसके मल्टीपल में कुछ है नहीं तो डायरेक्ट अपने पास में ये आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया था कि 24 के एक तो 1 है और एक ये 3, ये 2 हैं ऐसे जो ओड फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। अभी अपने को मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो कि कोई नंबर दिया हुआ हो, जैसे ए दे रखा हो, ए को फिर ए मान लो कि इस बार 576 दिया हुआ है अपने को, ठीक है। अभी हम 576 के मान लो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और इस 576 में हम ये जितने भी हमने अभी जो पढ़े थे कि सम गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंडों की संख्या, वो हम इसमें सारे के सारे निकालेंगे, और कुछ और भी ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम इससे सोल्व करेंगे इससे, ठीक है। तो पहले 576 का हम गुणनखंड करते हैं, तो 2 ये कितनी बार जाएगा 2 8 8, फिर 2 144, 2 72, 2 36, 2 18, 2 9, 3 और 3 1। तो यहाँ से देखो 3 की पावर कितनी बनी है अपने पास में 2, और 2 की पावर कितनी बनी है 3 और 3 6, ठीक है। तो जो 576 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6
इंटू में 3 की पावर 2। ठीक है, ये अपने पास में इसका फैक्टराइजेशन आया है, किसका, 2 की पावर 576 का फैक्टराइजेशन आया है अपने पास में 2 की पावर 6 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो इसमें हमने जो भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या था कि मैंने बोला था कि जो भी पावर्स हैं उनमें +1 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो +1 ऐड करेंगे, 6 + 1, यहाँ पर 2 + 1, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 और ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इसके टोटल फैक्टर्स हैं वो कितने आ जाएंगे 21 आ जाएंगे भाई। अभी मान लो इसी क्वेश्चन में अपने से पूछा हो कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछा हो, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, तो हमें क्या करना है कि जो 2 की पावर 6 थी इंटू में 3 की पावर 2 थी, मैंने आपको बताया था कि जो इवन फैक्टर है उसमें हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 है उसको बाहर कॉमन ले लेंगे, फिर अंदर कितनी पावर बच जाएगी 2 की पावर 5 बच जाएगी और 3 का स्क्वायर बच जाएगा। देखो ये देखो मैंने यहाँ पर बताया था कि 2 की पावर जब a दे रखी है और अपने को इवन फैक्टर बताने तो हम 1 2 है इसको बाहर ले लेंगे और अंदर पावर कितनी हो जाएगी a-1 हो जाएगी। बेसिकली पहले जो पावर दे रखी है उसमें से अपने को -1 कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर अपने को 6 दे रखी थी, अपने को निकालने इवन फैक्टर, तो एक पावर को अपन बाहर ले लेंगे तो अभी पावर कितनी बच जाएंगी 5 बच जाएंगी। फिर इसके अंदर सेम वही कंसेप्ट अप्लाई कर देना है, जो पावर्स हैं उसमें +1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 1 इंटू में 2 + 1, तो देखो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18। तो ये जो 18 है वो क्या है इवन फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, अब अपने को मान लो निकालना है इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखो फैक्टराइजेशन था 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2, और मैंने आपको ऑड फैक्टर्स वाले केस में बताया था कि जो भाई 2 की पावर्स होंगी ना वो पूरी की पूरी यूजलेस हैं। ये देखो ये यहाँ पर मैंने बताया था कि a = 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d दे रखा है। अपने को फाइंड क्या करने हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो जब ऑड फैक्टर के केस में जो 2 की पावर a है हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये पूरी की पूरी अपने लिए यूजलेस है। इसके अलावा जो भी पावर्स दे रखी होंगी उन सब में अपन +1 ऐड करके और उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपना आंसर आ रहा होगा वही नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास में यहाँ पर जो ये इसका फैक्टराइजेशन क्या था, तब अपने पास में क्या था कि 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 था। तो ऑड फैक्टर के केस में जो 2 की पावर 6 है ये तो अपने लिए यूजलेस है, तो अपने पास में बचा क्या है सिर्फ और सिर्फ 3 की स्क्वायर ही बचा है। तो 3 का स्क्वायर है उसमें पावर्स कितनी है 2, तो 2 में अपन +1 ऐड करेंगे और इसके मल्टीपल में कुछ है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली 3 इसके क्या हो जाएंगे ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे। अब भाई देखो ये जो नंबर दे रखा था 576, इसके टोटल फैक्टर्स कितने थे वो थे 21। अब कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स या तो ओड हो सकते हैं या फिर इवन नंबर हो सकते हैं, यानी उसके फैक्टर्स हैं वो या तो सम संख्या हो सकते हैं विषम संख्या हो सकते हैं। तो भाई या तो सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, तो इन दोनों का अगर योगफल करेंगे तो वो टोटल फैक्टर्स के बराबर आना चाहिए ना। मान लो कि अगर सम संख्या थी यहाँ पर जो टोटल फैक्टर्स हैं वो कितने हैं 21, और यहाँ पर जो इवन फैक्टर दे रखे हैं वो कितने हैं 18, और ऑड फैक्टर कितने हैं 3, तो 18 + 3 है, इन दोनों का सम करेंगे ना तो ये 21 के हमेशा बराबर होगा। यानी कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं टोटल, वो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इन दोनों के सम के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में मान लो कि ऐसे दिया हुआ हो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, फिर बाद में हमने अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स का फाइंड कर लिए, तो हम डायरेक्ट जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स थे उसमें से नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हैं उनको घटा के भी ऑड फैक्टर्स हैं उनकी जो नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब मान लो कि यही जो 576 था, इसको हम लिख रहे थे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। अब मैं ऐसे पूछूं कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो देखो 4 से डिविजिबल होने के लिए केस क्या है कि भाई उसमें 4 का एक गुणनखंड होना ही होना चाहिए हमेशा। तो 4 का गुणनखंड कैसे बनेगा, जब मैं यहाँ से 2 की पावर 2 है, क्योंकि 2 की पावर 2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 4, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ और अंदर क्या बच जाएगा फिर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। देखो ऐसे फैक्टर्स अपने को बताने हैं जो क्या हो कि 4 के मल्टीपल हो। तो भाई 4 के मल्टीपल अगर अपने को निकालने हैं तो उसमें 4 है वो एक फैक्टर उसका 4 होना ही चाहिए मल्टीपल में हमेशा। तो मैंने क्या किया भाई हमेशा होना चाहिए, इसलिए इसको मैंने साइड में रख लिया, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये उस जो हमें क्वेश्चन पूछा है, जो हमें फैक्टर्स पूछे हैं जो कि 4 के मल्टीपल होने चाहिए, तो उसके लिए ये कंडीशन है, ये कंपलसरी हो गई कि वहाँ पर ये 2 की पावर 2 है, ये तो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, बाकी जो भी होगा उसके अंदर फिर से वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो 4 + 1 इंटू 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 तो 15। अभी देखो भाई टोटल फैक्टर्स कितने थे, 21 थे। 21 में से ऐसे 15 फैक्टर्स हैं जिनमें जो 4 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। बाकी जो बचेंगे ना जो 6 फैक्टर्स, वो ऐसे होंगे जिसमें 4 का भाग नहीं जा रहा होगा, ठीक है। वैसे ही मान लो कि इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन पूछा होता कि मान लो 576 है, इसको हमने लिख रखा था 2 की पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये 576 को मैंने लिख रखा है 2 की पावर 6 इंटू 3 स्क्वायर। मान लो कि मैं अगर ऐसे पूछता हूँ कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पता है अपने को क्या करना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये करना है कि जो इसकी पावर्स दे रखी है ना, जो भी यहाँ पर पावर्स दे रखी होंगी उनमें हमें 2 का भाग देना है। और इस बार हमें शेषफल नहीं देखना है, इस बार हमें देखना है कि इनका भागफल कितना आ रहा है। हम अभी तक जो भी हम यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट में पढ़ रहे थे, हम उससे पहले डिविजिबिलिटी रूल में कहीं ना कहीं पर हम जब भी पावर में किसी का भाग देकर हम शेषफल हमेशा देख रहे थे। बट नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर जो स्क्वायर वाले ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, इनमें हमें जो ये क्या बोलते हैं शेषफल को नहीं कंसिडर करना है, हमें हमेशा भागफल को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 है, तो ये पावर 6 है, इसमें अगर 2 का भाग देंगे तो फिर क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। वैसे ही ये 2 की पावर 6 था और ये 3 का स्क्वायर था, तो भाई 6 में अगर 2 का भाग देंगे तो 3 बचेगा ना। और वैसे यहाँ पर 2 में अगर 2 का भाग देंगे तो वो क्या बचेगा 1। भागफल मतलब अपने को भागफल कंसिडर करना है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर की पावर 1। अब देखो यहाँ पर मैंने 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 3। और भाई एक और चीज़ देख लेना कि अगर a की पावर n उसकी पावर अगर m है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर n इंटू m, ठीक है। अगर कोई भी पावर्स दे रखी हैं, पावर की अगर पावर दे रखी है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। बट अगर कोई ऐसे दे रखा हो कि a की पावर m है, इंटू में a की पावर n है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, बेस अगर सेम है तो इनकी पावर वो ऐड हो जाएंगी, तो इसका आंसर क्या होगा a की पावर m + n होगा भाई। बट अगर ऐसे दे रखा होता कि a की पावर 2 है और इसकी पावर 4 है, तो ये दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ से a की पावर 8 आता आंसर। ऐसे दे रखा है कि a की पावर 2 इंटू a की पावर 4 दे रखा है, दोनों का देखो बेस सेम है तो इनकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर 2 + 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a की पावर 6 हो जाएगा। बेसिकली कि अगर पावर की पावर दे रखी तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है, बट अगर बेस सेम दे रखा हो और दोनों के दोनों अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो फिर इनकी पावर्स हैं वो क्या होंगी ऐड होंगी, ठीक है। तो वैसे अगर मान लो कि मैं ये वाला जो केस था जो ये जो क्वेश्चन का, तो उसमें मैंने क्या किया कि अगर इसको मैं क्रॉस चेक करूँ वापस, तो 2 की पावर 3 दे रखा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, जो कि अपने क्वेश्चन में दे रखा है। फिर यहाँ पर 3 की पावर 2 है और 2 की पावर वापस 1 दे रखा है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, जो कि अपने को दे रखा है। इसका मतलब जो हमने लिखा है वो
क्या है, सही है। तो हमें क्या करना है कि इसमें 6 में 2 का भाग देना है और जो भी पावर आ रही है उसको ऊपर लगा देना है। यहाँ पर भी हमने 2 के अंदर 2 का भाग दिया और जो भी पावर आ रही थी उसको हमने ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब हमें इस अंदर वाले 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें इस 3 से मतलब है, हमें इस 1 से मतलब है। इसके अंदर वापस वही सेम टू सेम नियम है, वो अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, हम पावर में +1 ऐड करेंगे, पावर में हम +1 ऐड करेंगे, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे फैक्टर्स अपने को बताने हो कि जिसके अंदर स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे, जो पावर्स दे रखी हैं उसके अंदर 2 का भाग देंगे, फिर जो उससे आंसर आ रहा होगा हम उसमें +1 ऐड करेंगे। ऐसे ही हम जो दूसरा फैक्टर होगा उसकी पावर्स होंगी उसमें भी हम 2 का भाग देंगे और उससे जो आंसर आएगा, भागफल आएगा, उसमें हम +1 ऐड करेंगे और फिर उनका मल्टीपल लेते चलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कि मैं इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लूँ, ये जो 576 लिख रखा है, इसको हमने लिखा था 2 की पावर 6 × 3 का स्क्वायर। हम अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि ऐसे कितने इसके फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब हैं, तो क्यूब के लिए हमें क्या करना है, अभी हमने देखा था कि स्क्वायर के लिए हम क्या कर रहे थे कि हम 2 का भाग दे रहे थे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि पावर 2 हो रही है, तो हम 2 का भाग देकर जो भागफल है उसको चेक कर रहे थे। और अगर हमें परफेक्ट क्यूब के लिए पूछा जाए तो क्यूब का मतलब होता है कि पावर 3, तो अगर क्यूब के केस में अगर हमें भाग देना हो तो हम किसका भाग देंगे, तो हम 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, 6 के अंदर अगर 3 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की क्यूब की पावर 2 इंटू में, अब देखो 3 का स्क्वायर है तो 3 की पावर ही 2 है, तो 2 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा तो भागफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या कर देंगे, 3 की 2 लिख देंगे और इसके ऊपर है यहाँ पर जो कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पावर कितनी आ रही थी, 2, और इसका मतलब है यहाँ पर क्या बन रहा था, 0 ही बन रहा था, क्योंकि 3 की पावर ओनली 2 ही दे रखी है अपने को। हमें इस यहाँ से जो 2 की क्यूब है इसकी पावर से वो यहीं से मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये 2 है इसके अंदर +1 ऐड करेंगे और इसके मल्टीपल में यहाँ से क्या आ रहा है, 0, इसमें +1 ऐड करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 × 1, तो ये कितना आया, 3 आ गया। तो ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब हैं, तो वो क्या होंगे, वो होंगे 3, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। और नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो उसका आंसर अभी हमने देख लिया था, वो कितना आ रहा था अपने पास में, 8 आ रहा था, ठीक है। अभी इसी के अंदर एक और केस बचता है, हमें पूछा होता है कि भाई जो भी फैक्टर्स दे रखे हैं उन सब का अपने को सम पूछा होता है। तो देखो मान लो इसके लिए मैं वापस वही उसी एग्जांपल पर आता हूँ कि 24 है, 24 को हम क्या लिखते हैं, 2 की क्यूब × 3, ठीक है। हमसे जब भी जो सम ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर्स है ना, जो मान लो कि ये 2 की क्यूब दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3, ठीक है। मतलब कि जितनी पावर दे रखी होंगी, जो बेस है, बेस की जितनी पावर दे रखी होंगी, हम 0 से स्टार्ट होकर वहाँ तक जाएंगे जो लास्ट पावर दे रखी है, ठीक है। इन सब का अपन सम करेंगे। तो देखो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, प्लस में 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस में 2 की क्यूब कितना होता है, 8, ठीक है। इनटू में फिर 3 की पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पर 1, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 0 से स्टार्ट होंगे और 3 की जो मैक्सिमम पावर दे रखी होगी वहाँ तक अपन जाएंगे। तो यहाँ से देखो 3 की पावर 0 कितनी होती है, 1, प्लस में 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। तो देखो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, और यहाँ से कितना आ रहा है, 1 + 3 कितना आ रहा है, 4, तो 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60। तो ये जो 60 है, ये इसके जो फैक्टर्स होंगे उनका सम होगा टोटल, ठीक है। ये कैसे है, मैं इसको एक बार दोबारा समझा देता हूँ।
अपने को 24 का फैक्टराइजेशन हमने किया कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 आया, ठीक है। तो जब सम ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर बेस कितना दे रखा है, बेस मतलब कि जिसकी पावर्स हमें जो क्वेश्चन में दे रखी हैं, फिर हमने जो फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो हमने पावर्स निकाली है, तो यहाँ पर बेस कितना है 2 है, 2 की पावर कितनी दे रखी है 3। तो हमें क्या करना है कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट होना है और जो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 दे रखी है तो हमें 3 तक जाना है, मतलब कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, हमें इन सबको ऐड करना है बाद में। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 0 है, उसकी वैल्यू कितनी आई 1, 2 की पावर 1 की 2, 2 स्क्वायर की 4, 2 की क्यूब की 8 वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो 15 अपने पास में आंसर आ गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर 3 की पावर 1 दे रखी है, तो जैसे हमने 2 के केस में अप्लाई किया वैसे हम 3 के केस में भी सेम टू सेम प्रोसेस है वो अप्लाई करेंगे। तो 3 की पावर 1 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे कि 3 की पावर 0 से स्टार्ट होंगे और 3 की पावर 1 तक अपन चलेंगे। तो 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 0 होती है वो क्या होती है 1, प्लस में 3 की पावर 1 होगी वो 3 होगी, तो 1 प्लस 3 यहाँ से कितना हो जाएगा 4। और जो भी है 2 की पावर्स को हमने जितनी भी पावर्स थी उनको ऐड किया हमने, फिर हमने क्या किया कि 3 की पावर्स थी उनको ऐड किया, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जो आंसर आ रहा होगा वही अपना सम ऑफ फैक्टर्स होगा। अब मान लो कि ऐसे अगर कोई नंबर दे रखा होता, जैसे एक नंबर दे रखा होता 144 दे रखा होता, तो 144 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू में 3 का स्क्वायर, भाई ये होता है 16 इंटू 9, 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 9 को लिख सकते हैं अपन 3 का स्क्वायर, तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो अगर हमें पूछा जाए कि 144 है, इनके फैक्टर्स का सम कितना होगा, तो हम फिर से इसके अंदर जो सेम प्रोसेस है ये वाला यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो पावर्स कितनी दे रखी हैं 4 दे रखी हैं, तो हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट होंगे और मैक्सिमम जो पावर दे रखी है वो 4 है, तो 4 तक अपन जाएंगे, ठीक है। वैसे हम 3 की पावर 0 से स्टार्ट होंगे और जो मैक्सिमम पावर दे रखी है 2 तक अपन जाएंगे और हम जो 2 की जितनी भी पावर्स होंगी उन सब का सम करेंगे, फिर हम 3 की जितनी भी पावर्स का जो रिजल्ट आ रहा होगा उनको हम सम करेंगे और फिर उन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 थी, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 टू दी पावर 4, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3 का पावर 0, 3 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2। देखो 2 की पावर 0 वो क्या होती है 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 की क्यूब 8, 2 की पावर 4 16। वैसे ही 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 क्या हो जाएगी 1 प्लस में 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 और 1 31, मल्टीप्लाई में 9 3 12, 12 और 1 13, तो 13, तो 13 एकम 13 का 3 और 13 3 39 और 403। तो देखो जो 144 होंगे इनके जो भी फैक्टर्स होंगे उन सब का सम होगा वो कितना हो जाएगा 403 हो जाएगा। ये 403 हमने कैसे निकाला कि जो 2 की इसका सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन जो किया हमने उसमें देखा कि भाई 2 की पावर थी वो 4 बन रही है और जो 3 की पावर है वो बन रही है 2 बन रही है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर्स हैं वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 फिर उसके अंदर प्लस करेंगे 2 की पावर 1 प्लस में करेंगे 2 की पावर 2, ऐसे करते करते हम लास्ट जो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 4 दे रखी है वहाँ तक कंसीडर करेंगे इसको। इन सब का अपन ने सम करेंगे, तो सम करेंगे तो वो कितना आएगा 31 आ रहा था यहाँ से। वैसे ही हमारे को 3 का स्क्वायर दे रखा था, तो हम 3 की पावर 0 से स्टार्ट होंगे और 3 स्क्वायर तक जाएंगे, ठीक है। इन सब का हम सम करेंगे, तो सम करेंगे तो इनका सम आएगा 13 आएगा। फिर हमें जो 2 की पावर्स को ऐड करने पर जो सम प्राप्त हो रहा था वो, और 3 की पावर्स को ऐड करने पर जो सम प्राप्त हो रहा है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा 403, और ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब मान लो कि ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें उन फैक्टर्स का सम बताओ जो कि इवन नंबर है, ठीक है। और पहले मैं एक बता देता हूँ, ये जो है ना, हमें अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है ना ये वाली, तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला भी है। देखो अगर जो ये 144 वाला जो था, इसमें हमने लिख रखा था 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो हमने जो 2 की पावर 4 था, इसकी हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाली थी कितनी, 31 निकाली थी, जब हम 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस में 2 क्यूब प्लस में 2 की पावर 4, इस पूरे की वैल्यू हमने डायरेक्ट कितनी निकाली थी, 31 निकाली थी। अभी देखो इतनी बड़ी अगर कैलकुलेशन करने की इच्छा नहीं हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि हम जो भी पावर दे रखी है उसमें +1 ऐड करेंगे। तो 2 की पावर 4 दे रखी है यहाँ पर, तो 4 में +1 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5। अब 2 की पावर 5 हो जाएगी, उसमें से हम -1 करेंगे नीचे, और ये जो बेस दे रखा है इसमें से अपन -1 करके इसको अपॉन में लिख लेंगे। तो देखो 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 होती है। 32 में से हम 1 घटाएंगे और नीचे जो बेस दे रखा था 2, उसमें से 1 घटाएंगे। तो देखो ऊपर कितना बना 31, नीचे कितना बना 1, तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास में 31, ठीक है। वैसे ये जो 3 स्क्वायर था, इसका जब हमने जैसे इसका 2 की पावर्स को आपस में सम करके उसका अपन ने टोटल जो सम निकाला था वो कितना आ रहा था 31, और जो 3 की पावर्स थी उनका कितना आ रहा था अपने पास में 13 आ रहा था। तो अब देखो ये सेम कंसेप्ट अब मैं वो 3 की पावर्स में भी लगाता हूँ। तो मैंने अभी क्या बोला था कि अगर पावर दे रखी है उसमें अपने को +1 ऐड करना है, तो यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, तो हमें 3 की पावर 2 दे रखी है, उसमें +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें इसमें से क्या करना है -1 करना है। फिर हमें नीचे क्या रखना है, नीचे जो बेस दे रखा है 3, इसमें से -1 करना है, ठीक है। अब इसका अपनी को वैल्यू निकालनी है, यही जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 13 आएगा। तो देखो 3 की क्यूब कितना होता है 27 होता है, 27 में से हम 1 हटाएंगे और नीचे क्या होगा बेस में से 1 माइनस करेंगे, तो बेस कितना था 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 27 में से 1 गएगा 26 हो जाएगा, 26 में नीचे 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 13, ठीक है। अगर आपको ये वाला तरीका अगर समझ में आ गया तो फिर आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें इतना समझने वाला कुछ है नहीं कि जो पावर्स दे रखी है उसमें +1 ऐड करना है और फिर इसका जो पूरा वैल्यू होगा उसमें से अपने को -1 करना है। अपॉन में क्या रखना है, अपॉन में अपने को पावर में से -1 नहीं करना है, जो यहाँ पर जो ये बेस दे रखा होगा इसमें से अपने को -1 करना है, ठीक है। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मान लो कि ये जो कोई भी नंबर है, यहाँ पर a है, a की पावर अपने को मान लो कि ऐसे दे रखा है कि जो कोई नंबर है वो क्या है, a = a की पावर m इंटू में b की पावर n इंटू c की पावर o इंटू d की पावर p, ठीक है। तो अभी मैं इसका जो इसमें मान लो कि मैं जो a की पावर्स को कंसीडर करके, जैसे अपन ने ये 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 4 तक जा रहे थे, इन सब का सम अगर अपने को डायरेक्ट निकालना हो तो मैंने अभी क्या किया था कि जो पावर दे रखी थी उसमें +1 ऐड किया था। यहाँ पर पावर कितनी दे रखी है, a की पावर m दे रखी है, तो इसमें अपन ने क्या किया +1 किया, ठीक है। इस पूरे में से हमने -1 किया है, ये देखो हमने यहाँ पर -1 किया था, ठीक है। अभी मैंने नीचे क्या लिखा था कि ये जो बेस है जो यहाँ पर 2 दे रखा था इसी में से हम -1 कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या है बेस कितना है a दे रखा है, तो हम a में से -1 करते, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं इस वाले केस को अप्लाई करूं तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, वो कितनी है 2 है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2 है, इसको 2 मैंने ऐसे लिख दिया। फिर m की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 में हम 1 और ऐड करेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर इसमें से हमने क्या किया माइनस में कितना किया 1 किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है, तो 2 को हमने ऐसा कैसा लिख दिया, इसमें से अपने को क्या करना है -1 करना है। अब भाई देखो 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 होती है, 32 में से अपने को -1 करना है,
नीचे ये 2 ऐसा कैसा लिखना, इस ये जो ऊपर तो अपने पास में बना था 32, 32 माइनस 1, नीचे 2 में से 1 हटाएंगे तो कितना बचेगा 1। तो ऊपर कितना बन रहा था अपने पास में 31, 31 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 31 आ जाएगा, और ये अपने पास में 31 यहाँ से आ रहा था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जो कुछ केसेस थे जो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के, वो मैंने आपको बताए। अभी इसके अलावा हम कुछ और भी देखेंगे जो सम ऑफ फैक्टर्स हैं, तो उसके अंदर हम कुछ और चीज़ें भी अभी देखने वाले हैं। जैसे मान लो कि यही जो 144 वाला जो केस था, हमें इसमें पूछा जाए, इसको हमने लिखा था 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। हमें इसके अंदर पूछा जाए कि जो इवन फैक्टर्स हैं उनका सम कितना होगा। तो देखो इवन फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे कि सेम टू सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 2 की पावर 4 हैं, तो वो क्या कर लेंगे 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 4 और 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 2। ठीक है, क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, बस अभी थोड़ी सी देर की और बाकी है। हाँ बस अभी आने वाला हूँ थोड़ी सी देर में। उनके जी 15 मिनट तो लगेंगे। ये जो समझा रहा हूँ वो समझा देता हूँ, फिर कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, हाँ फिर आप मेरे को कहाँ मिलोगे? कांटे पर नहीं उधर आऊँगा आपको 10 मिनट के वो। ठीक है ठीक। तो देखो ये 144 था, इसको हम 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर लिख दिए। अभी देखो ये वाला जो प्रोसेस था ये तो पहले भी अप्लाई हो रहा था, यहाँ पर भी ये सेम टू सेम 31 तो यहाँ पर भी आ रहा था। बट इसमें नया क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर क्या पूछा था कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछा था। तो भाई देखो सम ऑफ इवन फैक्टर है, इसमें जो 2 की पावर 0 है ना, इसको हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। बाकी और जो सेम टू सेम बच रहा होगा ना, उसको पूरे को अपन मल्टीप्लाई में यूज़ लेंगे। बट ये जो 2 की पावर 0 होगा इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 2 की पावर 0 को हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, 2 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 16, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस में 3 की पावर 1 3 प्लस में 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। तो इनका सम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 3 39, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये सम ऑफ इवन फैक्टर्स था, वो कितना है अपने पास में 390। जब अपने को पूछा जाएगी सम ऑफ इवन फैक्टर्स हैं तो उसमें अपने को क्या करना है, जो 2 की पावर 0 आ रही होगी उसको हमें साइड में हटा लेना है, बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सेम टू सेम अप्लाई करना है अपने को। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर अपने को पूछा जाता कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए अपन क्या करते हैं, 144 है वो क्या होता है 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। तो देखो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या करते हैं, जो 2 की पावर 4 है ना, ये तो पूरी की पूरी पावर है, ये अपने लिए यूजलेस हो जाती फिर उस टाइम पे। ठीक है, बस इसमें अगर हमारे से जो 144 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर दे रखा है, अगर इसमें सम ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछा जाए यानी विषम जो गुणनखंड है उनका योगफल पूछा जाए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर जितनी भी दे रखी होंगी ना उनको छोड़ के बाकी और जो भी इसके गुणनखंड बन रहे होंगे उनके अंदर सेम टू सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 दे रखी है, इसके अलावा अपने पास में क्या बच रखा है 3 की पावर 2 बच रखी है। तो 3 की पावर 2 है वो क्या हो जाएंगी 3 का पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में 3 प्लस में 9, तो 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में क्या है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स,
ठीक है। और ये अपने पास में क्या था, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अब भाई फिर से वही बात कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स और सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इन दोनों का अगर योगफल है वो टोटल सम ऑफ फैक्टर्स है उसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से देखो इवन फैक्टर्स का योगफल कितना था अपने पास में 390, और ऑड फैक्टर्स थे उनका योगफल कितना था 13। तो 390 के अंदर अगर 13 जोड़ते हैं तो कितना आता आंसर 403। ये 403 है, इसके पूरे जो टोटल जो इसके फैक्टर्स थे उनका सम होना चाहिए। वो हमने पिछले पेज पर निकाल के देखा था। ये रहा अपने पास में 403 आए थे इसके पूरे के पूरे फैक्टर्स का सम, और यही जो सेम है वो 403 देखो 390 और 13 को जोड़ने पर अपने पास में आ रहा है 403। ठीक है, अब इसके बाद में हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसका कि मान लो कि कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 4x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 2x प्लस में 1024 की जगह मैं कुछ और लिख लेता हूँ, 1024 की जगह मैं लिख लेता हूँ 324। तो भाई ये अपने को एक एग्जांपल दे रखा है। मान लो कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन है, ये x से डिविजिबल है, ये x से विभाजित है। तो हमें x के जो संभव मान है वो क्या क्या होंगे वो बताने हैं। ठीक है, अब मान लो कि भाई ये पूरा पूरा इक्वेशन दे रखा है अपने को, ये x से डिविजिबल है, यानी इसके अंदर x का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो भाई देखो ये यहाँ से 4x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस में 2x है, इसके अंदर तो अपन x बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 और प्लस में 324 को अपन ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। अब देखो इसके अंदर तो x है, एक फैक्टर है, तो इस पूरे के अंदर है ना x का तो हमेशा भाग जाएगा ही जाएगा। अब मान लो कि ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये अगर x से विभाजित है तो इसके लिए इस 324 को भी अपने को x से विभाजित करना पड़ेगा ना, तभी तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन है ये x से विभाजित हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाला 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 2x था, ये तो पूरा का पूरा इसमें तो एक फैक्टर है वो x है, तो यानी ये पूरा का पूरा है ये तो x से विभाजित है ही है। बट ये 324 है, अगर इसमें भी कोई ना कोई फैक्टर है वो x मिल जाए, मान लो यहाँ पर इसका भी कोई फैक्टर है वो x मिल जाए अपने को, तो फिर ये भी x से विभाजित हो जाएगा। तो हमें बताना है कि भाई
इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, अपने को इस x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यानी x की वैल्यू वो सारी की सारी वैल्यू होंगी जिसके अंदर 324 में भाग जा रहा होगा जिसका, ठीक है। तो भाई देखो अपने पास में अब क्वेश्चन में पूरा का पूरा जो इक्वेशन दे रखा था ये वाला, ये 4x³ प्लस 2x² प्लस में 2x प्लस में 324, तो इस वाले पूरे सेगमेंट के अंदर तो अपने पास में x था, वो एक फैक्टर था। हमें चेक करना है कि 324 है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वही सारे के सारे x के समूह मान हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम 324 है, 324 को अपन लिखते हैं 18 का स्क्वायर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 4, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे को 324 के नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो वो क्या करेंगे अपन, मैंने बोला था कि पावर्स में +1 ऐड करते चलना अपने को। तो यहाँ पर पावर कितनी थी 2, प्लस में 1 ऐड करेंगे, फिर पावर कितनी थी 4, प्लस में 1 ऐड करेंगे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन है, इसमें x के कितने संभव मान हो जाएंगे, तो x के टोटल 15 संभव मान हो जाएंगे, जिससे ये क्या बोलते हैं ये x से विभाजित हो सकता है, ठीक है। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।